प्यार इस्लामी दोस्तों, आज की कहानी यकीनन आपकी रूह को लरज कर रख देगी। यह कहानी बहुत सारे सवाल आपके जहन में भर देगी। शहजादे की सौतेली माँ ने जो कुछ भी किया उसे जानकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। आज की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, जिसे सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। कैसे एक ठठेरा, जिसे उर्दू में कलीग कहते हैं, उसके निकम्मा बेटे की शादी बादशाह के चांद जैसी खूबसूरत शहजादी बेटी से कैसे हो गई, और फिर किस तरह से उस गरीब कलीग यानी ठठेरे के बेटे को और बादशाह की चांद जैसी खूबसूरत शहजादी को एक उड़ने वाले घोड़े ने अपने पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। आखिर बादशाह ने अपनी बेटी को इस तरह की सजा क्यों दी? इस अनोखी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, सच में कहानी बहुत ही सबक सिखाने वाली और मजेदार है। मैं दावे से कहता हूं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क का एक बादशाह हुआ करता था, बहुत नेक और बहुत अच्छा। इस बादशाह का एक बहुत नेक, खूबसूरत और नेक शहजादा भी था। लेकिन बदकिस्मती से जब इस शहजादे की उम्र 10 से 12 बरस की हुई तो उसकी माँ यानी मल्लिका का इंतकाल हो गया। बादशाह को अपनी मल्लिका से बहुत मोहब्बत थी। सब दरबारी जानते थे कि बादशाह अपने बेटे से तो मोहब्बत करता ही था, मगर मल्लिका से भी उसे बहुत मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से शुरू में बादशाह ने दूसरी शादी से इनकार किया, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मां के इंतकाल के बाद शहजादे की देखभाल करने वाला कोई न रहा, तो उसने दूसरी शादी कर ली। शहजादे की सौतेली मां यानी बादशाह की नई मल्लिका बादशाह के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन वह शहजादे के लिए अच्छी मां साबित ना हो सकी। बादशाह को अपने बेटे के साथ दूसरी बीवी की बदसलूकी का इल्म ना हो सका, क्योंकि शहजादा बहुत ही नेक था और वह अपने बाप को कोई दुख नहीं देना चाहता था। उसे एहसास था कि महज उसकी वजह से उसका वालिद दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, और दूसरी शादी अगर की भी तो वह भी उसी के आराम की वजह से कि बादशाह की मौजूदगी में तो उसकी सौतेली मां उस पर जानवारी रहा करती थी। लेकिन जब भी बादशाह सरकारी दौरों पर होता या पूरे मुल्क में मसरूफ होता तो उसकी सौतेली मां उस पर हर तरह के सितम करती, उसको खाना नहीं देती, उसे जली कटी बातें करती, रातों को बार बार जगाकर उसे सताती रहती। इन सारी ज्यादतियों के बावजूद शहजादा इतना शरीफ और नेक था कि अपने बाप से कभी कोई शिकायत ना करता और ना ही उसके सामने मां के साथ ऐसा रवैया रखता जिससे बादशाह को उसकी किसी तकलीफ का एहसास हो सके। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। उसकी सौतेली मां दरअसल उस सोच में रहती थी कि बादशाह के बाद वारिस शहजादे को होना है, और अगर इसके घर कोई औलाद हो भी गई तो तब भी इस शहजादे की मौजूदगी में उसका अपना बेटा बादशाह नहीं बन सकेगा। यही हसद और जलन उसे चैन से नहीं रहने देती थी। इसीलिए दिन रात वह शहजादे को परेशान करती रहती थी और सोचती रहती थी कि किसी न किसी तरह या तो शहजादा मर जाए या फिर पागल हो जाए। एक दिन शहजादा सौतेली मां की बदसलूकी की वजह से इतना गमजदा हुआ कि रोते रोते सो गया। जब भी शहजादे को कोई दुख तकलीफ पहुंचती तो वह अपनी मरहूम मां को याद किया करता था। आज भी वह सोने से पहले अपनी मां को याद करके रो रहा था और रोते रोते उसी तरह सो गया। अभी उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके ख्वाबों में उसकी मां आ गई। शहजादे ने बादशाह से कभी अपनी सौतेली मां की शिकायत नहीं की, लेकिन जब अपनी मां को ख्वाब में देखा तो अपने सारे दुख दर्द उसके सामने खोलकर रख दिए। शहजादे की मां एक नेक सीरत औरत थी। वह ख्वाब में भी अपने बेटे को सब्र की ताकीद करती रही और दूसरी मां से गुस्ताखी ना करने का वादा लेती रही। शहजादे ने ख्वाब में ही मां से वादा किया कि वह कभी अपनी सौतेली मां के साथ गुस्ताखी नहीं करेगा। मां ने अपने बेटे की पेशानी चूमते हुए कहा कि देखो, कल तुम्हारे वालिद के दरबार में घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास बड़ी आला नस्ल के घोड़े होंगे और उसके पास एक सफेद घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम उसे खरीदने की जिद करना हो सकता है। तुम्हारा वालिद कोई और आला नस्ल का घोड़ा खरीदने का इसरार करे, लेकिन तुम उसे घोड़े के बच्चे के लिए जिद करना। तुम्हारा वालिद तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। इतना कहकर मां रुखसत हुई और शहजादे की आंख भी खुल गई। दूसरे दिन वह नहा धोकर तैयार हुआ और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। शहजादा स्कूल जाया करता था, लेकिन जब भी छुट्टियां होती थीं, वह दरबार में भी जाया करता था। बादशाह ने शहजादे को आते देखा तो बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ ही तख्त पर बिठा लिया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि संरक्षक ने आकर इत्तला दी कि बाहर कोई घोड़े बेचने वाला आया है और वह सिर्फ बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह और शहजादा दोनों घोड़े देखने बाहर आ गए। घोड़े बेचने वाले के पास बहुत ही आला नस्ल के घोड़े थे।
इन घोड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े का बच्चा भी था। बादशाह ने अपने लिए चंद घोड़े मुताखिब कर लिए। शहजादे ने कहा, मैं भी एक घोड़ा लूंगा। बादशाह बोला, बेटा तुम्हें जो भी घोड़ा पसंद आए वह हम ले लेंगे। शहजादे ने घोड़े के बच्चे की जानिब इशारा किया। बादशाह यह चाहता था कि शहजादा कोई आला नस्ल का घोड़ा रखा करे, लेकिन शहजादे की जिद के सामने बादशाह को हार मानना पड़ी और शहजादे के लिए घोड़े का वह बच्चा खरीद लिया गया जो शहजादे की मां ने उसे ख्वाब में बताया था। शहजादे के घोड़े के लिए एक अलग अस्तबल बना दिया गया और उसमें घोड़े के बच्चे को बांध दिया गया। शहजादा अब ज्यादातर अपना वक्त उसी घोड़े के बच्चे के साथ गुजारने लगा। वह उसकी खिदमत करता, उसका हर तरह से ख्याल रखता। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापसी पर पहले वह अपने घोड़े के पास आता और फिर अपने कमरे में जाया करता। उसकी सौतेली मां घोड़े के साथ उसकी दिलचस्पी से सख्त नाराज थी, इसीलिए कि उसे शहजादे की कोई भी खुशी गवारा नहीं थी। शहजादे को इस तरह खुश होते देखना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिलहाल उसके पास घोड़े के खिलाफ कोई कदम उठाने का जवाब भी नहीं था। सौतेली मलिका के पास एक बांधी थी जो उसी की तरह शैतानी सोच रखती थी। एक दिन उसने बांधी को एतमाद में लेकर शहजादे को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना लिया। मल्लिका ने बांधी से कहा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि शहजादे का काम तमाम हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। यह सुनकर बांधी के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसने मल्लिका को मशवरा दिया कि क्यों न शहजादे को जहर दे दिया जाए। आजकल गर्मियों का जमाना है। जब शहजादा स्कूल से आता है तो खाना खाने के बाद एक खास किस्म का शरबत जरूर मांगता है। जब आप उसे शरबत देती हैं तो वह बहुत शौक से पीता है। मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसको पीकर पीने वाला पूरी नहीं मरा करता, बल्कि कई महीनों बीमार रहकर धीरे धीरे मर जाता है। इस तरह किसी को जहर का शुभा भी नहीं होगा और शहजादा भी चंद महीनों बाद मर जाएगा। यह कहने के बाद उसने इस बात को राज रखने का भारी मुआवजा तलब किया। मल्लिका को मुआवजा देना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वह शहजादे को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थी। अगले दिन जब शहजादा हस्बे मामूल स्कूल से सीधा अपने घोड़े के बच्चे के पास पहुंचा तो उसे आंसू बहाते देखकर बहुत परेशान हुआ। शहजादे ने बेजुबान घोड़े से रोने का सबब मालूम किया तो उसे इंसानों की तरह बोलते देखकर शहजादा डर गया और हैरान भी हुआ। शहजादे को परेशान देखकर घोड़े के बच्चे ने कहा, शहजादे साहब, आप ना तो डरे और ना ही हैरान हो। मैं परिजात हूं और आपके वालिदा मरहूम की दरख्वास्त पर आपकी हिफाजत के लिए मामूर किया गया हूं। शहजादे को अपनी मां का ख्वाब में आकर घोड़े का बच्चा खरीदने की हिदायत याद आ गई। यह सुनकर उसका खौफ खत्म हो गया और हैरानी भी। शहजादा घोड़े से बोला कि तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे अपनी वालिदा के ख्वाब में आकर घोड़ का बच्चा खरीदने की बात बहुत अच्छी तरह याद आ गई है, लेकिन यह तो बताओ कि आज तुम रो क्यों रहे हो। घोड़े के बच्चे ने शहजादे से कहा, यह जो तुम्हारी सौतेली मां है ना, आज उसने तुम्हें मारने का मंसूबा बनाया है। मल्लिका ने अपनी एक नौकरानी से मिलकर तुम्हारे शरबत में जहर मिला दिया है। बस तुम ऐसा करना कि तुम्हारी सौतेली मां या कनीज जितनी भी जिद करे, तुम वह शरबत किसी भी सूरत में ना पीना। बाकी जो भी खाने पीने की चीजें हैं वह चीजें बिला खौफ कतर खा पी सकते हो। बस इसी गम में मुझे रोना आ रहा था कि मां होते हुए भी वह आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। तुम्हारे वालिद भी इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर तुम उनको यह सारे हालात बता भी दो तो बादशाह कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए तुम फिलहाल हालात अच्छे होने का इंतजार करो और वक्त का इंतजार करो। शहजादा सारी कहानी सुनकर मुतमिन हो गया और हस्बे मामूल स्कूल बैग अपने कमरे में रखकर अपना लिबास तब्दील करके जब खाने की मेज पर पहुंचा तो खिलाफ मामूल अपनी सौतेली मां को अपने करीब पाया। अगर घोड़े के बच्चे परिजाद ने शहजादे को सारी हकीकत न बताई होती तो वह यकीनन हैरान रह जाता। सौतेली मां ने बहुत प्यार से उसे खाना पेश किया और साथ ही साथ मोहब्बत भरी बातें भी की। खाने से फारिग होकर शहजादे का मामूल था कि वह एक खास शरबत जरूर पीता था। उसकी सौतेली मां ने जब उसे वह शरबत पेश किया तो उसने वह पीने से इनकार कर दिया और दिल न चाहने का बहाना बनाकर अपने कमरे की जानिब उसकी सौतेली मां ने कमरे में आकर भी बहुत इसरार किया, लेकिन शहजादा राजी ना हुआ। सौतेली मां इस बात पर हैरान भी थी और परेशान भी। उसने अपनी खास बांधी को बुलाकर सारा हाल उसके सामने रखा। इसने कहा कि कल ऐसा करेंगे कि इसके सालन में जहर मिला देंगे, फिर देखेंगे वह कैसे बचेगा। बांधी की बात सुनकर मल्लिका की आंखें चमकने लगी। अगले दिन जब शहजादा स्कूल से वापस आया तो हसबे मामूल वह अपने घोड़े के बच्चे के पास गया। आज भी उसे रोते हुए पाया तो रोने का सबब दरियाफ्त किया।
घोड़े के बच्चे ने उसे बताया कि आज तेरी सौतेली माँ ने खाने में ही जहर मिला दिया है, बाकी किसी चीज में जहर नहीं है। आज एक नई बात यह भी हुई है कि माँ ने तेरे लिए शरबत के बजाय लस्सी का इंतजाम किया है। तुम दस्तरखान पर रखी हर चीज खा सकते हो, लेकिन सालन भूलकर भी न चखना। उधर घोड़े का बच्चा उसे यह बातें बता रहा था और उधर बांधी दूर खड़ी यह तमाशा देख रही थी। दूर से वह कोई बात तो न सुन सकी, लेकिन शहजादे को सर हिलाते और घोड़े के बच्चे से खुसर फुसुर करते देखकर बांधी बहुत हैरान हुई। उधर शहजादा अपना लिबास बदलकर खाने की मेज पर जा पहुंचा और अपनी सौतेली मां को अपने करीब मौजूद पाया। इसीलिए 2 घूंट पानी पीने के बाद रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में रखा और लस्सी का गिलास मुंह को लगाया तो मां ने बड़े प्यार से सालन की प्लेट उसकी जानिब सरकाते हुए कहा, देखो, आज तो यह सालन खुद मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। तुमको मालूम है कि मल्लिका का यह काम नहीं होता, लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ मल्लिका ही नहीं, तुम्हारी मां भी हूं, तो क्यों ना खुद तुम्हारे लिए सालन बनाऊं। बहुत मजे का है, जरा खाकर तो देखो। शहजादे ने लस्सी के साथ निवाला निगलने के बाद अदब से बोला, वाह मां, क्या बात है, आपके हाथ से बनी इस लस्सी की जिंदगी में पहली बार इतनी जायके वाली लस्सी पीने को मिली है। आज गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं तो आज लस्सी से ही रोटी खाऊंगा और खूब सारी लस्सी भी पीऊंगा। इसकी सौतेली मां ने बहुत चाहा कि एक निवाला वह सालन का साथ खा ले, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वह शहजादे को इस बात पर राजी ना कर सकी। शहजादा रोटी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया तो मल्लिका ने फिर अपनी बांधी को बुलाने भेजा और शहजादे के सालन ना खाने का सारा माजरा बांधी के सामने रखा। बांधी ने बड़े रसदार अंदाज में मल्लिका से कहा कि मुझे शक है कि वह जो घोड़े का बच्चा है वह कोई आम घोड़ा नहीं। मुझे लगता है कि वह इंसानों की तरह बातें करता है। मैं दूर होने की वजह से उनकी बातें तो ना सुन सकी, लेकिन जिस अंदाज में घोड़ा शहजादे के कान में मुंह लगाकर कुछ खुसर फसर कर रहा था और जिस अंदाज में शहजादा सर हिला रहा था, मुझे वह बहुत ही पुरअसर महसूस हुआ। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे वह एक दूसरे से बातें कर रहे हों। मल्लिका यह सुनकर हैरान रह गई। इसने हैरत से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि घोड़े भी इंसानों की तरह बातें करें। यह सुनकर बांधी ने भी कहा, लेकिन आप ये सोचें कि जब हमने उसके शरबत में जहर मिलाया तो शहजादे ने शरबत पीने से इनकार कर दिया, और जब आज हमने उसके सालन में जहर मिलाया तो आज उसने सालन का एक निवाला तक नहीं चखा। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि कोई है जो उसको ऐसा करने से रोक रहा है? यहां पूरे महल में शहजादे की किसी से दोस्ती भी नहीं और ना ही वह किसी के पास जाता है। अलबत्ता जब वह स्कूल से आता है तो अपने घोड़े के बच्चे के पास पहले जाता है, फिर कहीं वह कोई और काम करता है। मल्लिका को बांधी की बातें अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई और उसने फैसला कर लिया कि वह इस घोड़े के बच्चे को अपने रास्ते से हटाकर दम लेगी, फिर देखेगी कि शहजादे को इसके खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का इल्म कैसे होता है। उसने अपनी बांधी की मदद से अपने खास तबीब को बुलावा भेजा। जब तबीब आया तो मल्लिका ने उसको भारी मुआवजे का लालच देकर अपने काम पर राजी कर लिया। मंसूबे के मुताबिक एक दिन वह सुबह सुबह जोर जोर से तड़पने और चीखने लगी। बादशाह घबराकर उठ बैठा। अरे क्या हुआ कहकर चिल्लाता ही रह गया, लेकिन मल्लिका कोई जवाब देने के बजाय मक्कारी के साथ तड़पती रही। जब उसका चीखना, चिल्लाना और तड़पना बंद हुआ तो बादशाह ने अपने खास तबीब को बुलवा भेजा। वह भी बुलाने और घबराने की अदाकारी करते हुए हाजिर हुआ और बादशाह से माजरा दरियाफ्त किया। तो बादशाह ने अपनी मल्लिका की कैफियत के बारे में तबीब को आगाह किया। तबीब ने मुआयना करने की ख्वाहिश जाहिर की तो फौरन उसका इंतजाम कर दिया गया। जब तबीब कमरे में दाखिल हुआ तो मंसूबे के मुताबिक मल्लिका उसी तरह तड़पती और चिल्लाती पाई गई। कनीज की मदद से मल्लिका को काबू में करने के बाद तबीब ने उसका मुआयना किया। मुआयना के बाद उसने घबराते हुए बादशाह को बताया कि आपकी मल्लिका सिर्फ 8 घंटे की मेहमान है, उन्हें बचाना है तो फौरी तौर पर उसे एक घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर खिलाया जाए, वरना इसके बचने का कोई इम्कान नहीं। बादशाह यह सुनकर बहुत घबराया। फौरी तौर पर उसके पास घोड़े का एक ही बच्चा था। वह भी जानता था कि घोड़े के बगैर उसका शहजादा शायद ही जिंदा रह सके। बादशाह ने जरूरी समझा कि वह अपने बच्चे को राजी करें, कसाई का इंतजाम करवाए और मल्लिका के लिए घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर खिलाए। शहजादा वैसे भी सुबह सुबह उठने का आदी था, लेकिन महल में मची चीख पुकार की वजह से वह पहले ही जाग चुका था। उसे महल में होने वाली साजिशों का इल्म पहले ही घोड़े के बच्चे से हो चुका था,
क्योंकि वह जानता था कि उसका बाप उस सौतेली मां से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए ना तो उसके बताने से वह उसकी बातों पर यकीन करेगा और ना उसकी मरहूम मां की तरबियत ऐसी थी कि जिसने बड़ों का एहतराम न करने की हिदायत दी हो। ख्वाब में भी उसकी मां ने यही ताकीद की थी कि वह वक्त और हालात का इंतजार करे। घोड़े के बच्चे ने भी उसे सारी सूरतें हाल बता दी थी और समझा दिया था कि उसे क्या करना है। इसलिए वह ज़हनी तौर पर हर बार के लिए तैयार था। बादशाह अपने शहजादे के पास आया और मल्लिका की बीमारी और घोड़े का दिल भूनकर खिलाने की बात की। शहजादे ने तमाम हकीकत मालूम होने के बावजूद इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि वह सब जानता है। बस इतना कहा कि जब आपने इरादा कर ही लिया है तो मुझे घोड़े के बच्चे को ज़िबह करने से पहले इस पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की इजाजत जरूर दीजिएगा। बादशाह को इस बात का यकीन ही नहीं था कि शहजादा इतनी जल्दी राजी हो जाएगा। घोड़े के बच्चे की पीठ पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की बात आम सी थी, जिस पर बादशाह को क्या एतराज हो सकता था। बादशाह ने खुशी खुशी शहजादे को चक्कर लगाने की इजाजत दे दी। सूरज निकलते ही कसाई बुला लिया गया। महल के सहन में कसाई को बिठाकर घोड़े के बच्चे को लाया गया। शहर में लाकर घोड़े के बच्चे परिजात को बांध दिया गया। इतने में शहजादा भी आ गया। तन पर मामूली कपड़े थे और आंख बता रही थी कि वह रात भर जागता रहा और रोता भी रहा। बादशाह अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत गमजदा हुआ, लेकिन उसे क्या मालूम था कि शहजादा हकीकत में क्यों परेशान था। शहजादा घोड़े के बच्चे की पुश्तैनी और घोड़े को हल्की सी डर लगाई घोड़े ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। सहन का एक चक्कर लगाया। घोड़े ने दूसरा चक्कर थोड़ी तेज रफ्तार के साथ लगाया। महल में मौजूद सारे गुलाम कनीज और मुलाजिम यह नजारा देख रहे थे। तीसरे चक्कर में घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई और जैसे ही तीसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, परिजात घोड़ा तेजी के साथ आसमान में बुलंद हुआ और सबने देखा कि अचानक उसके बदन पर बड़े बड़े पंख नमूद हुए और वह किसी हवाई जहाज की तरह सबको हैरान परेशान छोड़कर आंखों से ओझल हो गया। परिस्तान का परिजात घोड़ा शहजादे को उड़ाता हुआ उसके अपने मुल्क की हदों से निकलकर एक दूसरे बादशाह की हदों में ले आया और उसके दारुल हुकूमत के करीब एक जंगल में उतरा। परिजात घोड़ा इतना तेज रफ्तार था कि सैकड़ों मील का यह फासला इसने चंद मिनटों में तय कर लिया। परिजात घोड़े ने शहजादे को जमीन पर उतारा और उसकी मरहूम मां का पैगाम सुनाया कि वह एक खास मुद्दत तक यहां रहेगा। उसे अपनी रोजी रोटी का खुद ही इंतजाम करना है, खूब मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी है और मायूस भी नहीं होना है। चंद साल बाद हालात अच्छे हो जाएंगे और वह अपने ही मुल्क का बादशाह भी बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कब और कैसे होगा यह तुमसे आखिर वक्त तक पोशीदा रखा जाएगा। इसके बाद परिजात घोड़े ने उससे इजाजत चाही और चलते चलते उसने अपनी पूंछ का बाल तोड़कर शहजादे को दे दिया और कहा कि वह जब भी इसे रगड़े वह इसकी मदद को जरूर हाजिर हो जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस काम के लिए उसे बुलाया जाए वह ऐसा काम हो जो वह खुद किसी भी हाल में ना कर सकता हो। यह कहकर परिजात घोड़ा शहजादे को छोड़कर गायब हो गया। शहजादा जानता था कि वह बहुत खूबसूरत है और कम उम्र भी, इसलिए वह जब शहर में दाखिल होगा तो लोग खामखा इसकी जानिब मुतवज्जो होंगे। इसीलिए इसने अपने कपड़ों पर खूब धूल मिट्टी डाली और हाथ मुंह भी खूब धूल धूल कर लिए। शहर यहां से बहुत दूर नहीं था, वक्त भी दोपहर से पहले का था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा और हो सकता है कोई रहने का ठिकाना भी मिल जाए। चुनांचे जब वह शहर में दाखिल हुआ तो उसने बाजार में एक बहुत बड़ी सी दुकान देखी जिस पर शाही कारीगर लिखा हुआ था। वह अपने जमाने के कारीगरों के ठाट बांट से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वह खुद भी बादशाह का बेटा था। उसे मालूम था कि शहर में कारीगरों की बड़ी आमदनी होती है। आम आदमी बादशाह तक इनके बड़े कदरदान हुआ करते हैं। यह कारीगर इस मुल्क के बादशाह का शाही कारीगर था। यह भी इत्तेफाक था कि कारीगर को एक कम उम्र नौजवान की जरूरत थी, इसीलिए कि बड़ी उम्र के मर्दों को महल में जाने की इजाजत नहीं होती थी। यह वह जमाना था जब शहजादी हिजाब हुआ करती थी। उनको भी इस बात की इजाजत नहीं हुआ करती थी कि वह गैर और बड़ी उम्र के मर्दों के सामने आए। शहजादा अंदर दाखिल हुआ और मजदूरी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो कारीगर बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरी देने का तो वादा कर लिया, लेकिन कड़ी शर्त भी रख दी। एक शर्त तो यह थी कि वह 2 साल तक उसे सिर्फ 3 वक्त की रोटी खाने पीने और पहनने उड़ने के अलावा कुछ भी नहीं देगा। दूसरी शर्त यह थी कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। शहजादे ने सोचा कि वह तो ठिकाना ढूंढने निकला था,
और अल्लाह ने मेरे लिए पहले ही जगह बनाकर रखी है। वह दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन कारीगर के सामने इसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया और इसकी शरारत पर ऐसा तासीर दिया जैसे उसकी बातें मेरे दिल के साथ कबूल कर रहा है। वह महल जाने से पहले अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए अपने मुंह पर खूब कालिख मल लिया करता था। जब वह पहली बार महल में दाखिल हुआ तो उसने महल के खूबसूरत बाग में 4 शहजादी को भी घूमते देखा। शहजादी ने जब एक कमसिन नौजवान को पहली मर्तबा महल में दाखिल होते और तांबे के बर्तन ले जाते देखा तो उन्हें बहुत हैरत हुई, इसीलिए कि उन्हें मालूम था कि कारीगर के पास कोई कम उम्र नौजवान था ही नहीं। फिर कम उम्र नौजवान भी ऐसा जो अपने मुंह पर कालिख मल कर आया हुआ था। गौर से देखने पर शहजादी को एहसास हुआ कि बच्चा तो बेहद खूबसूरत और गोरा है, मुंह पर कालिख मल कर आने में इसका क्या राज हो सकता है। बात तो यकीनन सोचने की थी। इन शहजादियों में जो सबसे से कम उम्र थी वह बड़े गौर से शहजादे को देखने लगी। शहजादी को न जाने क्यों इस लड़के में कोई खास बात और कशिश महसूस हुई जो किसी और कम उम्र नौजवान में इसने कभी महसूस नहीं की थी। अब शहजादा जब भी तांबे के बर्तन कलाई के लिए लेने या कलाई करने के बाद वापस करने आता, शहजादी उसको बड़े गौर से देखती और सोचती कि मुझे इसमें कोई छुपा हुआ शहजादा क्यों दिखाई देता है। एक दिन शहजादी से सब्र ना हो सका और उसने किसी की परवाह किए बगैर शहजादे को रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो। शहजादे ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं कारीगर का लौंडा हूं, उसका मुलाजिम हूं जिसके एवज में मुझे 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए जगह देता है। शहजादी ने कहा, तुम लगते तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अपने मुंह पर इतनी कालिख क्यों मल कर आते हो। शहजादा बोला, एक तो यह कि पता नहीं मैं तुम्हें खूबसूरत क्यों लगता हूं, मेरी तारीफ तो कभी मेरी सौतेली मां ने भी नहीं की, और रही कालिख मलने की बात तो पता नहीं मुझे यह सब कुछ क्यों अच्छा लगता है। शहजादी ने एक नजर इधर उधर देखा और किसी को अपनी तरफ तवज्जो न पाकर अपनी मुट्ठी में दबी 2 सोने की अशर्फियां निकालकर शहजादे को दे दी और कहा, यह मैं इसलिए दे रही हूं कि अब तुम जब भी महल में आओ तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और साफ सुथरे होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें शहजादे जैसा देखना चाहती हूं। यह कहकर उसने जबरदस्ती 2 अशर्फियां शहजादे के हवाले की और महल की जानिब दौड़ गई। शहजादे को इसकी बातें बहुत ही अजीब सी लगी। वह यह भी जानता था कि वह सोने की 2 अशर्फियां इसकी किस्मत बदल सकती हैं, लेकिन वह इनका कर भी क्या सकता था। वह अपने मुल्क जा नहीं सकता था जब तक मां का हुक्म नहीं आ जाता और अपना हुलिया बदल नहीं सकता था। इस अरसे की कहीं कारीगर अशर्फियां को देखकर उसे चोर न समझने लगे। शहजादे ने वह अशर्फियां खाली करके घर में एक खुफिया जगह छुपा दी ताकि किसी मुनासिब वक्त में उनको काम में ला सके। अब शहजादा जब भी महल जाता तो वह शहजादी को किसी न किसी बहाने अपना मुंतजिर पाता। वह हमेशा की तरह उसको सोने की 2 अशर्फियां जरूर देती और हुलिया अच्छा करने को कहती। साथ ही साथ वह शिकायत करती कि जब वह उसे अशर्फियां देती है तो वह अपना हुलिया इंसानों जैसा बनाकर क्यों नहीं आता। ऐसे मौके पर शहजादा कोई ना कोई माकूल बहाना बना दिया करता था, और सच पूछो तो अब शहजादी भी शहजादे को अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वह किसी सूरत भी अपनी असलियत बताना नहीं चाहता था। दिन महीने साल गुजरते रहे। शहजादा अब काफी बड़ा हो चुका था। कारीगर भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि शहजादे को मुलाजिम रखने के बाद इसका काम और भी तरक्की पा गया था। महल से तो उसकी आमदनी में इजाफा हुआ ही था। बड़े बड़े वजीर के घरों से भी बहुत बर्तन आने लगे थे, इसलिए कि वह शहजादे की मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर थे। उधर कि वह शहजादे की मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर थे, उधर सारी शहजादियां अब इस उम्र तक पहुंच चुकी थीं कि उनकी शादियां कर दी जाएं और उनको अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाए। जिस मुल्क में यह शहजादा मौजूद था वहां का एक अजीब रिवाज था जो सदियों से था। जब भी किसी शहजादी की शादी मकसूद होती, पूरे शहर में ऐलान होता कि सारे ख्वाहिशमंद हजरात हाजिर हो जाएं। शहजादी एक बड़ी सी कुर्सी पर अपने पूरे हिजाब में बैठ जाती थी। ख्वाहिशमंद अमीर गरीब सारे एक एक करके शहजादी के सामने से गुजरते और शहजादी इनमें से जिसको पसंद कर लेती उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। सबसे बड़ी शहजादी ने अपने लिए एक बहुत बड़े रईसजादे के लड़के को चुना। कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम के साथ रईसजादे के बेटे के साथ हो गई। इसी तरह बाकी 2 शहजादियों की शादियां वजीर और मुंशियों के बेटों के साथ अंजाम पाई। इस सारे अरसे में 2 साल और गुजर गए। अब सबसे छोटी की बारी थी। इसके उम्मीदवार में खुद कारीगर भी था। ये कारीगर उम्र में काफी बड़ा था,
लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसी खूबसूरत शक्ल दी थी कि वह जवान ही लगता था। बादशाह का कारीगर था, इसलिए खूब दौलत वाला था, हसीन भी बहुत था और कई मर्तबा वह छोटी शहजादी को देख भी चुका था। इसके दिल में भी उसको पाने की आरजू थी, इसलिए इसने बड़ी शहजादी के लिए खुद को पेश नहीं किया था। उधर शहजादे के दिल में भी शहजादी जगह बना बैठी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह भी किस्मत आजमाए। इसने वही हुलिया बनाया जिसमें वह महल में जाया करता था, बल्कि आज तो कुछ ज्यादा ही कालिख मुंह पर मार ली थी। कारीगर उससे काफी आगे था और यह कतार में काफी पीछे कतार चलती रही। कारीगर भी शहजादी के करीब से गुजरा। शहजादी ने कारीगर को पहचान तो लिया, मगर अपनी किसी पसंदगी का इजहार नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता करके सब अमीर, वजीर और सफीर गुजरते रहे, लेकिन शहजादी की निगाहें न जाने किसको तलाश कर रही थी। इतने में उसकी नजर कतार में दूर खड़े कारीगर के लौंडे पर पड़ी। इसका हुलिया देखकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन जूं ही वह इसके करीब से गुजरा, शहजादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शहजादी की इस हरकत पर बादशाह परेशान और मजमा हैरान हो गया। बादशाह ने ऐलान किया कि शायद उसकी बेटी से कोई गलती हो गई है, लिहाजा कल सारे लोग दोबारा हाजिर हों। शहजादी बेचारी नहीं करती रह गई, लेकिन बादशाह के हुक्म को कैसे टाला जा सकता था। ऐलान होते ही शहजादा तेजी के साथ घर रवाना हुआ और कारीगर से पहले ही घर में दाखिल हो गया। कारीगर घर आया तो उसने शहजादे पर खूब सख्ती की और अगले दिन कमरे और घर के सारे दरवाजों में ताले लगाकर उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। शहजादे ने जब अपने आप को इस तरह कैद पाया तो बहुत परेशान हुआ। अचानक उसे परिजात घोड़े की केबाल का ख्याल आया, जिसको वह हमेशा अपने पांव के साथ बांध कर रखता था। इसने फौरन वह बाल पांव से खोला और दीवार से रगड़ा तो परिजात घोड़ा पलक झपकते ही हाजिर हो गया। क्या हुक्म है? उसने सवाल किया। शहजादा बोला, तुम सारे ताले खोल दो और जब मैं वापस आऊं तो ताले इसी तरह बंद कर देना। ताले खोल दिए गए। शहजादे ने एक मर्तबा फिर वही हुलिया बदला और उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे खड़ा हो गया। जो भी इसको देखता पागलों की तरह कह कहे लगाता। कतार आगे बढ़ती, यहां तक कि सारे उम्मीदवार शहजादी के करीब से गुजर गए, लेकिन शहजादी को तो आज भी कारीगर के लौंडे की तलाश थी, जिसको वह काफी देर पहले देख चुकी थी। बादशाह और मल्लिका भी हैरान थे कि आखिर शहजादी को कोई भी अभी तक क्यों पसंद नहीं आया। जब कारीगर का गुलाम करीब से गुजरा तो शहजादी ने फिर उसी का हाथ पकड़ लिया। बादशाह और मल्लिका के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। ऐसा तो कभी सदियों की तारीख में नहीं हुआ था। चुनांचे बादशाह ने बात बनाकर किसी न किसी तरह शहजादी के आज के इस फैसले को भी नादानी का नाम देकर अगले दिन पर टाल दिया गया। कारीगर भी हैरान था कि आखिर यह लौंडा यहाँ आया कैसे। वह तो उसे तालों में बंद करके आया था। दरवाजे और लगाए गए ताले दोनों गैर मामूली थे, जिनको एक तन्हा इंसान तो क्या कई आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। अगर इसने दोनों चीजें तोड़ दी होंगी तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि वह इस नुकसान की कीमत शहजादे से हर सूरत में वसूल करेगा और साथ ही साथ उसे सजा भी देगा। जब कारीगर अपने महलनुमा घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि सारे घर के दरवाजे न सिर्फ सही सलामत थे, बल्कि ताले भी इसी तरह लगे हुए थे। इसने घबराकर अपनी जेबों की तलाशी ली तो तालों की चाबियां भी इसी की अपनी जेब में मौजूद थी। ताले खोलकर जब वह घर के इस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें शहजादे को बंद करके गया था, तो वह यह देखकर शदीद हैरान हुआ कि शहजादा तो उसी कमरे में मौजूद था। वह यह सब देखकर यह बात भी भूल गया कि उसने शहजादे को सजा देने का सोचा था। वह सोचने लगा, या तो जिसको शहजादी बार बार पकड़ रही है और इसके साथ शादी को तैयार है, वह कोई और है, या फिर यह शहजादा ही कोई जादूगर है। इसलिए मुनासिब यही होगा कि शहजादे को कुछ न कहा जाए। वह खौफजदा होकर शहजादे को कुछ कहे बगैर ही कमरे से लौट गया। तीसरे दिन उसने शहजादे को बहुत मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ दिया और उनके सिरों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया और बाहर के सदर दरवाजे में जंजीरें चढ़ा दी और खुद जाकर उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर कतार के आखिरी सिरे पर खड़े अपने लौंडे पर पड़ी, जिसने हस्बे मामूल अपने मुंह पर कालिख मली हुई थी। यह देखकर तो उसे चक्कर आने लगे कि आखिर वह यहां तक कैसे पहुंचा। उसे क्या मालूम था कि उसके घर से रवाना होते ही शहजादे ने घोड़े के बालों को रगड़ा था, जिसकी वजह से परिजात घोड़ा हाजिर हो गया था और जिसने सारे ताले और जंजीरें खोल दी थीं। जूं ही कारीगर शहजादी के करीब से गुजरा और शहजादी ने इसकी जानिब कोई तवज्जो ना दी,
तो वह हस्बे मामूल नतीजे का ऐलान सुने बगैर ही अपने घर की जानिब लौट गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि सदर दरवाजे को उसी तरह जंजीरों में बंद पाया। सहन में भी ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो सारी जंजीरें और ताले खुले हुए थे और उसका लौंडा वहां मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जिस पर बड़े अदब के साथ तहरीर था कि मैं आज जा रहा हूं। अगर शहजादी मुझे पसंद कर लेगी तो न जाने मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, क्योंकि बादशाह मुझे सख्त नापसंद करता है, जबकि शहजादी मुझे एक मुद्दत से पसंद करती चली आ रही है और हर रोज वह मुझे सोने की 2 अशरफियां भी महज इसलिए दिया करती थी कि मैं अपना हुलिया ठीक करके महल में आया करूं। लेकिन मैं अपनी हैसियत को पहचानता था और आपका वफादार रहना चाहता था। अब तक अशरफियां की सूरत में कई किलो सोना जमा हो चुका है जो मेरे नक्शे के मुताबिक जगह पर छुपाया हुआ है। चंद मिनट बाद यह सारी तहरीर और नक्शा मिट जाएगा, इसीलिए आप इसके मिट जाने से कब्ल तलाश कर लें। मेरी जानिब से इजाजत है कि इसे आप जितना चाहे इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब जो ही शहजादा शहजादी के पास से गुजरा, शहजादी ने फिर उसी का हाथ थाम लिया। बादशाह और मल्लिका ने सारे मौजूद अफराद से जाने को कहा। शहजादी और कारीगर के लौंडे को तन्हाई में ले जाकर शहजादी से कहा, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? यह कारीगर का लौंडा है। क्या तुम अपने होशो हवास में इसे अपना शौहर बनाना चाहती हो? शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया तो बादशाह ने कहा कि फिर याद रखो, मैं ना तो तुमको और ना ही इस हकीर खाली घर के लौंडे को अपने महल में रहने दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद से भी तुमको आंक करता हूं। निकाह के बाद मेरे सिपाही तुम दोनों को जंगल में छोड़ आएंगे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, तुम जिंदा रहो या कोई दरिंदा तुम दोनों को खा जाए। क्या इस शर्त पर भी तुम इस कारीगर के लौंडे से शादी करना पसंद करोगी? शहजादी का जवाब अब भी वही हाँ था, जिस पर मल्लिका और बादशाह को ही नहीं बल्कि पूरे शाही खानदान को हैरत हुई कि आखिर शहजादी को इस कारीगर के लौंडे में कौन से सुरखवाब के पर नजर आ रहे हैं। निकाह के बाद शाही हुक्म के तहत दोनों को अगली सुबह घने जंगल में, जहां हर किस्म के खौफनाक दरिंदे और जानवर पाए जाते थे, वहां छोड़ दिया। जंगल की पुष्ट पर एक बुलंद पहाड़ था। शहजादा जो रात ही को महल के एक वीरान हिस्से में अपने परिजात घोड़े को तलब करके अपनी मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह कर चुका था, इसने आकर उसे इत्मीनान दिला दिया था कि जो भी आपके साथ हो रहा है, क्या होने वाला है, वह सब आपकी वालिदा मरहूम की मंशा के मुताबिक है। आपको अब भी अपनी हकीकत सबसे छुपा कर रखनी है, यहां तक कि अपनी होने वाली बीवी के सामने भी हकीकत नहीं खोली। मायूस नहीं होना, जंगल का कोई भी दरिंदा आप दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि यह सब आपके मुहाफिज होंगे। यूं ही बादशाह के मुहाफिज आपको छोड़कर जाएंगे। आप दोनों पहाड़ की जानिब चले आइएगा, वहां एक आम सागर होगा, वहां रिहाइश इख्तियार कर लेना। वहां ऐसा सुकून मिलेगा जो शहजादी ने कभी महसूस नहीं किया होगा। आपका फिलहाल यही काम होगा कि जंगल से लकड़ी काटकर शहर में फरोख्त करें और हुलिया पहले जैसा ही रखें। अलबत्ता शहजादी के सामने बेशक साफ सुथरे बनकर रह सकते हैं। बादशाह के सिपाही दोनों को जंगल में छोड़कर वापस चले गए तो शहजादी का मारे खौफ के बुरा हाल हो गया, लेकिन वह यह देखकर बहुत हैरान हुई कि कारीगर का लौंडा शहजादा बहुत खुश नजर आ रहा था। चाल में ऐसा मर्दानापन इसने आज तक किसी में न देखा था। उसे पहली मर्तबा लगा जैसे वह कोई शहजादा हो। यह देखकर उसका खौफ जैसे जाता रहा। शहजादी ने कहा, अब क्या होगा, हम कहां सर छुपाए? शहजादा बोला कि जब तक जिंदगी की सांसें मुकद्दर में हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। तुम मत घबराओ, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहां हम रह सकें। कारीगर के लौंडे की बातें सुनकर उसे काफी तसल्ली हुई। शहजादा पहाड़ की जानिब बढ़ता रहा। रास्ते में खतरनाक मुजरिमों और दरिंदों को देखकर शहजादी को डर लगा तो शहजादे ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारी जरूर हिफाजत करेगा और कोई भी मौत से पहले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोपहर से पहले वह पहाड़ के करीब पहुंच गए। जरा बुलंदी पर उन्हें गाड़ दिखाई दिया। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा, गाड़ बाहर से तो काफी छोटा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से एक कुशा कमरे के बराबर था। शहजादी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसे यूं लगा जैसे वह किसी के तहफ्फुज में आ गई हो। सारा खौफ दूर हो गया, उसके सारे असबाब पुरसुकून हो गए। यह सूरत हाल देखकर जैसे उसे बड़ी राहत मिल गई। वह घर में मौजूद एक मसहरी साइज के पत्थर पर लेट गई। उसे यूं लगा जैसे वह आराम का गद्दा हो। शहजादी को बहुत हुई। लौंडे ने शहजादी को मुतमिन देखा तो बोला, मैं बाहर जाकर माहौल का जायजा लेना चाहता हूं और दोपहर के साथ साथ
शाम के खाने और पीने का भी इंतजाम करना चाहता। आगे के मुतालिक कल सोचेंगे, यह कहकर वह बाहर निकला। कुछ ही दूर उसको पानी का एक चश्मा भी मिल गया। कुछ ऐसे पत्थर भी मिल गए जिनको पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। घर के करीब ही ऐसा घड़ा भी मिल गया जिसमें काफी पानी जमा किया जा सकता था। सबसे पहले उसने पानी जमा किया, फिर दरख्तों की मुख्तलिफ शाखों को तोड़कर बहुत से भाले बनाए ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। कमानें बनाई, तीर भी बनाए, फिर तीर कमान के जरिए 4 बड़े परिंदों का शिकार किया और घर की जानिब वापस लौटा तो शहजादी को घर में मुतमिन पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर परिंदों को भूना और खाया। एक तो भूख और दूसरी जानिब इस कदर कुदरती माहौल। शहजादी को खाने में इतना लुत्फ पाया जो महल के आले से आला पकवान खाकर भी नहीं आया था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। शहजादा जंगल से लकड़ी काटकर जमा करता, उनको फरोख्त करने शहर जाता। जो रकम मिलती इनमें से जरूरत की खाने पीने और पहनने ओढ़ने की जरूरत सामान भी खरीद लाता और कुछ रकम बचा लेता। कुछ दिनों बाद इसके पास इतनी रकम जमा हो गई कि इसने गधा गाड़ी खरीद ली। गधा गाड़ी की वजह से उसे शहर आने जाने में आसानी हो गई और आमदनी में भी इजाफा हो गया। शहजादी अब जानवरों से मानूस हो गई थी। उसे हैरत थी कि जंगल के सारे दरिंदे और परिंदे इनको ना तो कुछ कहते थे और ना ही इनका रवैया गैर दोस्ताना था। शहजादी को ऐसा भी लगता था जैसे दिन रात वह इसकी और लौंडे की हिफाजत करते हैं। वह घर के आसपास और बुलंद दरख्तों पर सिपाहियों की तरह पहरा देते हुए महसूस होते थे। शहजादी को यकीन हो चुका था कि ऐसा सब कुछ कल घर के लौंडे की वजह से है। वह बहादुर, निडर, बेहद मेहनती इंसान है और शायद वह कोई शहजादा भी हो, इसका दिल तो यही कहता था। लेकिन वह जब भी कारीगर के लौंडे से पूछती कि आखिर वह कौन है तो वह जवाब में हमेशा यही कहता कि मैं कारीगर का लौंडा हूं जिसको तुम 2 अशर्फियां दिया करती थी। एक दिन जब शहजादा शहर से लकड़ियां बेचकर वापस आया तो वह काफी फिक्रमंद लगा। शहजादी ने वजह मालूम की तो उसने कहा कि शहर में यह खबर गर्म थी कि तुम्हारे वालिद साहब किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गए हैं और तबीब खास ने कहा है कि अगर इनको काले हिरण का दिल 1 हफ्ते तक लगातार नहीं खिलाया गया तो उनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। कल तुम्हारे सारे बहनोई काले हिरण की तलाश में इस जंगल में आएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि उन्हें घर का यह दाना दिखाई ना दे। तुम भी उनके जाने से पहले बाहर ना निकलना। शहजादी अपने वालिद की बीमारी का सुनकर बहुत परेशान हो गई। बाहर ना निकलने का वादा किया और साथ ही साथ कारीगर के लौंडे शहजादे से कहा, क्या तुम मेरे वालिद के लिए काले हिरण का शिकार नहीं करोगे? शहजादा पहले तो खामोश रहा मगर फिर बोला, मैंने भी सोचा है कि मैं कुछ करूं, इसीलिए मैं सुबह सवेरे ही काले हिरण की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम परेशान मत होना, मुझे रात भी हो सकती है। तुम दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं और यह भी दुआ करना कि बादशाह सलामत मेरे महल में जाने पर मुझसे खफा होकर मेरी जिंदगी के पीछे न पड़ जाए, मगर मैं फिर भी जरूर जाऊंगा। शहजादी उसकी बातें सुनकर परेशान तो हुई क्योंकि बादशाह साफ साफ कह चुका था कि अव्वल तो तुम दोनों को जंगली जानवर ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम जिंदा बच भी गए तो कभी महल में वापस ना आना। अगर ऐसा किया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ाकर रख देंगे अगली सुबह। शहजादा जंगल में बहुत दूर निकल गया। गधे को ऐसी जगह छुपाया जहां किसी की नजर न पहुंच सके। जल्दी से पैर में बंधा हुआ घोड़े का बाल खोलकर उसे एक पत्थर पर रगड़ा तो परिजात घोड़ा हाजिर हो गया। शहजादे ने कहा, फौरी तौर पर एक बहुत ही बड़ा खेमा लगाया जाए और इस जंगल में जितने भी काले हिरण हैं वह इस खेमे में लाकर जमा कर दिए जाएं। कोई एक हिरण भी आसपास जंगल में नहीं रहना चाहिए। खेमे के इर्द गिर्द पहरेदार हो और साथ ही साथ एक बड़ा सा तख्त बिछाकर इस पर आम सी दरी सजा दी जाए। शहजादे का यह कहना था कि आनन फानन में सारे काम हो गए। ये तमाम काम करके परिजात घोड़े ने इजाजत चाही। तीनों शहजादियों के शौहर अपने अपने शाही सिपाहियों के साथ काले हिरण की तलाश में निकल खड़े हुए। दोपहर तक जंगल का एक एक कोना छान मारा, लेकिन जंगल में कोई काला हिरण मौजूद होता तो उन्हें मिलता सख्त मायूसी और शर्मिंदगी के आलम में वह जंगल के इस आखिरी हिस्से में आ पहुंचे जहां दूर से इन्हें एक बहुत बड़ा खेमा लगा नजर आया। करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों काले हिरण इस खेमे में मौजूद हैं और एक बाहर एक शख्सियत एक बड़े से लकड़ी के तख्त पर बैठी हुई है। उन्होंने अंदर दाखिल होना चाहा तो मुहाफिज के दस्तों ने उन्हें रोक लिया और कहा, सिर्फ 3 आदमी अंदर जा सकते हैं। चुनांचे तीनों शहजादियों के शौहर अंदर दाखिल हुए और पूछा कि आप कौन हैं? शहजादे ने कहा, आप सब अपना मतलब बयान करें। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए
कि हम कौन हैं। शहजादे ने पहले ही अपना हुलिया बदला हुआ था, इसलिए वह उसे न पहचान सके। उसके लबो लहजे से वह और भी मरगूब हो गए और सोचने लगे, कोई बहुत बड़ी शख्सियत ही होगी, वरना सैकड़ों काले हिरण कौन इस तरह जमा कर सकता है। इन सब ने एक जबान होकर कहा, इस मुल्क के बादशाह को ऐसी बीमारी लग गई है जो सिर्फ काले हिरण का दिल खाकर ही दूर हो सकती है। आप मेहरबानी फरमाकर हम तीनों को एक एक हिरण दें। शहजादा बोला, हिरण तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक तो यह कि आपको यह हिरण जिंदा नहीं दिए जाएंगे, जिंदा करके दिए जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपकी पीठ पर हमारी गर्म गर्म मोहर लगेगी, ताकि निशानी रहे कि यह कहां से लिए गए हैं। पहली बात पर तो इन तीनों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन दूसरी बात पर वह तैयार नहीं हुए, बल्कि शाही गरूर में आ गए और बोले कि हमारे पास शाही सिपाही मौजूद हैं, हम जबरदस्ती भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि यह बादशाह की जिंदगी का सवाल है। यह सुनकर शहजादे ने कहा, अगर यह बात है तो फिर तुम जबरदस्ती करके दिखाओ। तीनों शहजादे बाहर गए और जाकर उन्होंने सिपाहियों के सामने सारी सूरतें हाल रखी। सिपाही गुस्से में आ गए, लेकिन जूं ही उन्होंने अपनी तलवार निकालना चाही, जंगल से खूंखार जानवरों और दरिंदों की आवाजें और उनके दौड़ लगाने की आहटें आना शुरू हो गईं, तो वह सब के सब लरज गए। वह सब समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ जो भी शख्स है कोई खास कुदरत और ताकत का मालिक, इसलिए वह इसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। शहजादे ने कहा, अब हिरण तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पहले मोहरे सिर्फ तुम तीनों को ही लगती, अब तुम्हारे सारे मुसाफिरों को भी लगेगी तो हिरण दिए जाएंगे। इनके पास शहजादे की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। चुनांचे उन सबको मोहर लगा देने के बाद ज़िबह किए हुए हिरण उनके हवाले कर दिए गए और वह सब यूं ही निगाहों से ओझल हुए। शहजादे ने परिजात घोड़े का बाल रगड़ा। घोड़े के हाजिर होने पर हुक्म दिया कि यह सब खेमे और हिरण वापस अपनी अपनी जगह पहुंचा दिए जाएं, सिवाय 4 हिरणों के इनको मेरी गद्दा गाड़ी में रख दिया जाए। आनन फानन में सारा मैदान साफ हो गया। शहजादे ने अपना वही हुलिया बना लिया जो जो कारीगर के लौंडे का हुआ करता था। गधा गाड़ी पर बैठा और जिंदा 4 हिरणों को लेकर बादशाह के महल की जानिब चल पड़ा। महंगी रास्ता उसी जगह से होकर जाती थी जहां शहजादी छुपे हुए थी और शहजादी छुपकर सब देख रही थी। शहजादी ने अपने बहनोई को ज़िबहशुदा काले हिरण ले जाते हुए देख लिया था। उसकी निगाहें कारीगर ढके लौंडे को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थी। इतने में उसे दूर से गधा गाड़ी आती हुई नजर आई। वह देखकर हैरान रह गई कि गाड़ी में 4 काले और निहायत तंदुरुस्त हिरण बंधे हुए थे। शहजादा जानता था कि शहजादी दीवार की आड़ से उसे देख रही होगी, इसीलिए वह हाथ लहराता हुआ गुजर गया। सूरज गुरूब होने से पहले वह महल तक अमानत पहुंचाकर वापस आना चाहता था, इसलिए उसने रुकना मुनासिब ना समझा। वह शहर की जिन जिन गलियों और सड़कों से गुजर रहा था, सब लोग हैरत कर रहे थे कि जो सिपाहियों के साथ गए थे वह तो एक एक हिरण ही साथ ला सके, और वह भी ज़िबहशुदा, जबकि कारीगर का लौंडा जिसको बादशाह ने मारने के लिए जंगल में छोड़ दिया था वह जिंदा भी है और 4 हिरण लेकर बादशाह के महल जा रहा है। और कमाल यह है कि चारों के चारों हिरण जिंदा और तंदुरुस्त हैं। जब शहजादा बादशाह के महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे न सिर्फ रोक लिया गया, बल्कि पहरेदार बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसे मारने का इरादा कर ही रहे थे कि मुहाफिज की नज़र 4 जिंदा काले हिरणों पर पड़ गई। सबने हैरत जाहिर करते हुए अपने हाथ रोक लिए और जाकर बादशाह को सारी सूरतें हाल बताई और कहा कि कारीगर का लौंडा 4 जिंदा काले हिरण भी साथ लाया है। यह सुनते ही बादशाह महल से बाहर आ गया और कहा, इससे हिरण ले लो और यह कह दो कि वह जितनी जल्दी हो सके जंगल में लौट जाए, वरना इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादा पैगाम सुनकर चुपचाप वापस जंगल की जानिब लौट गया। शहजादी जो सुबह से इसके इंतजार में थी, वह झट इसके लिए खाना और पानी लेकर आई और पूछा कि मेरे अब्बा जान बादशाह खुश हुए कि नहीं। शहजादे ने एक लंबी सांस खींचकर सारी सूरतें हाल सामने रख दी और कहा, शुक्र करो मैं जिंदा सलामत वापस आ गया। शहजादी को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जिंदगी हस्बे मामूल गुजरती रही। शहजादी को महल से निकाल दिए जाने का गम जरूर था, लेकिन वह हैरान थी कि जिस सुकून के साथ वह यहाँ जंगल में जिंदगी गुजार रही थी और जिस सुकून के साथ उसे भरपूर नींद आ रही थी, वह आराम, सुकून और इत्मीनान महल में कभी मयस्सर क्यों न आया। उसे अब यह भी यकीन आने लगा था कि जिसको वह कोई शहजादा समझती थी वह वाकई कारीगर का लौंडा ही है। लेकिन इसमें जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बहुत ही हसीन हो गई है। अब तो वह यह भी सोचती थी
कि अगर वह दोबारा महल में बुलाई गई तो शायद वह वहां एक दिन भी न रह सके। यह हसीन कुदरती माहौल, ये परिंदे, यहां तक कि यहां के दरिंदे तक, सबके सब उसे अपने दोस्त ही लगने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? इस पर वह बहुत हैरान थी और उसे लगता था कि ऐसा सब कुछ कारीगर के लौंडे की वजह से ही है। अगर यह इंसानों का शहजादा नहीं भी है तब भी यह फितरत का शहजादा बल्कि बादशाह है। एक दिन शहजादे ने शहर से आकर खबर दी कि तुम्हारे मुल्क पर दुश्मन मुल्क का बादशाह हमलावर होने वाला है। उसके पास सफा कातिलों का एक बहुत बड़ा लश्कर है और उसने तय कर लिया है कि वह तुम्हारे बादशाह की सल्तनत पर जरूर कब्जा कर लेगा। बादशाह तो परेशान ही है। सारे मुल्क के आवाम भी बहुत फिक्रमंद हैं, इसीलिए कि वह दुश्मन मुल्क के बादशाह के जुल्मों सितम से वाकिफ हैं। सभी अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि आखिर इनका क्या बनेगा। शहजादी यह सुनकर बहुत उदास और परेशान हो गई। कहने लगी, तुम कुछ करो। कारीगर के लौंडे ने कहा, मैं आखिर तन्हा क्या कर सकता हूं? डरता हूं कि अगर बादशाह ने मुझे देख लिया तो कहीं वह मुझे कत्ल ही ना कर दे। वैसे भी वह बहुत परेशान है, लिहाजा जो कुछ मैं कर सका मैं वह जरूर करूंगा। तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बेहतर करे, वही अच्छे बुरे का मालिक है। अगली सुबह शहजादे ने शहजादी से कहा कि वह महल पर जा रहा है और उससे जो बन पड़ेगा वह करेगा। वह उसके मुंतजिर रहे और अल्लाह के हुजूर दुआ गो रहे कि अल्लाह इस मुल्क वालों को इस कड़े वक्त में अपनी पनाह में रखे। शहजादा घने जंगल में दाखिल हुआ। परिजात घोड़े का बाल जमीन पर रगड़ा तो परिजात घोड़ा हाजिर हो गया। शहजादे ने कहा, इसके लिए खूबसूरत लेकिन जंगी लिबास मुहैया किया जाए और एक हवा में उड़ने वाला तेज रफ्तार घोड़ा हाजिर किया जाए और एक बाल से भी बारीक तेज तलवार का इंतजाम भी किया जाए। पलक झपकते ही सारी चीजें हाजिर हो गई। शहजादे ने जंगी लिबास पहन किया, तलवार हाथ में पकड़ी और घोड़े पर सवार होकर जूं ही घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा में उड़ता हुआ महल की जानिब रवाना हो गया। उधर जंग का मैदान सज चुका था और जालिम बादशाह की फौज हरकत में आ चुकी थी। कुछ ही अरसे में फौजियों के पांव उखड़ चुके थे। तीनों शहजादियों के शौहर अपने अपने दस्तों के साथ राह फरार इख्तियार कर चुके थे। बादशाह अपने चंद वफादार के साथ भागती हुई फौज को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नाकामी हो रही थी। उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी कि इतने में उसे एक और ही मंजर दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली गूंज रही हो। एक तेज रफ्तार घोड़ा हवाओं में लपक चला आ रहा था। वह जहां से भी गुजर रहा था सरों की फसलें काटता चला जा रहा था। लाशें जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे और शहर सवार था कि पलट पलट कर उन पर हमला कर रहा था। जालिम बादशाह की फौजों ने जब यह मंजर देखा तो उसकी फौजों के पांव उखड़ गए। वह सब अपनी जान बचाकर वापस पलटने पर मजबूर हो गए। इस मुल्क की भागती फौज पलट आई और जालिम बादशाह और उसकी फौज ऐसे भागी कि अपने पीछे सिर्फ गर्दो गुब्बार का तूफान छोड़ गई। बादशाह ने आसमान की जानिब देखा तो बस इतना ही देख सका कि एक निहायत खूबसूरत शहसवार पंख वाले घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, जिसको वह लहराता हुआ निहायत तेज रफ्तार के साथ दूर आसमान पर जाकर उनकी निगाह से ओझल होता चला गया। शहजादा जंगल के इसी वीराने में उतरा जहां इसने यह सब जंग का सामान तलब किया था। बाल रगड़ने पर परिजात घोड़ा फिर हाजिर हुआ, सारा सामान उसके हवाले किया और अपना पुराना रूप में आकर अपनी गधा गाड़ी में बैठकर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। उधर शहजादी जो शिद्दत से शहजादे की मुंजिर थी, घने दरख्तों के पीछे छुपी पल पल की खबरें सुन रही थी। आम इंसान और फौजियों के काफिले इसी रास्ते से गुजर रहे थे। फतह की खबरें मिल रही थीं और साथ ही साथ एक अजीबो गरीब मदद का जिक्र भी किया जा रहा था। कोई कहता, वाह क्या उड़न घोड़ा था और क्या इस पर सवार शहजादा था। उसके हाथ में ऐसी तलवार थी जो दुश्मन फौज के गले पर गले काटे जा रही थी। वह ना होता तो हमारी फौज के हौसले तो टूट ही चुके थे। न जाने वह कौन था और कहां से आया था। फतह के बाद बस आंखों ने इतना देख कि वह उड़कर उस पार कहीं खो गया। न जाने क्यों शहजादी को यह गुमान गुजरा कि हो ना हो यह मेरा ही घर का लौंडा ही होगा। वह दिल ही दिल में उसी को उड़न घोड़े पर सवार देख रही थी कि इतने में उसने लौंडे को अपनी घोड़ा गाड़ी समेत आते देखा, लेकिन उसे ऐसा ही लगा वह अपने उड़न घोड़े पर आ रहा हो। करीब आकर शहजादे ने फतेह की बात सुनाई और अल्लाह का शुक्र अदा करने को कहा। शहजादी ने बड़े चाव से कहा कि आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो। लौंडे का वही जवाब था कि मैं वही कारीगर का लौंडा हूं जिसको तुम 2 अशरफियां दिया करती थी। यह सुनकर उसके सारे ख्वाब टूट जाते और वह सोचती थी कि शायद वह सच ही कहता है। अब इस मुल्क के बादशाह का भी हाल सुने।
जिस मुल्क का वह शहजादा था। बादशाह शहजादे के इस तरह गायब हो जाने पर बहुत ही उदास था। उसकी सेहत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। वह यही सोचा करता था कि अगर वह मर गया तो इस तख्त का वारिस कौन होगा। दूसरी बीवी से भी कोई औलाद नहीं थी। उसे यह शक भी होने लगा था कि शायद इसकी दूसरी बीवी ने ही ऐसा माहौल पैदा किया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। यह शक उसे उस वक्त हुआ जब शाही तबीब ने उसकी बीमारी का हाल घोड़े के बच्चे के दिल का गोश्त करार दिया था। घोड़े और शहजादे के गायब हो जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बीवी को कुछ भी ना हुआ, बल्कि वह और भी हट्टी कट्टी नजर आने लगी। जब तबीयत से बादशाह ने अपनी बीवी की सेहत का सबब दरियाफ्त किया तो उसने बस इतना ही कहा कि रब की मर्जी के आगे कोई क्या बोल सकता है। उसके जवाब से बादशाह मुतमिन तो नहीं हो सका, लेकिन उसने किसी शक का इजहार भी नहीं किया। एक दिन बादशाह को अपने बेटे की बहुत याद सताने लगी, तो वह दरबार में जाने के बजाय अपने महल में ही इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसे अपने तहखाने का ख्याल आया, जहां उसकी पहली बीवी और बेटे की बहुत सारी यादगार चीजें रखी थीं। उसने सोचा, क्यों ना आज इनको देखकर ही जी बहलाया जाए। वह अपनी बीवी के कमरे की जानिब चल पड़ा। तहखाने में जाने का खुफिया रास्ता वहीं से जाता था। जब वह बीवी के कमरे में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान हो गया कि वह कमरे में मौजूद नहीं थी। सारे महल में भी इसने अपनी बीवी को नहीं देखा था, तो फिर वह कहाँ है? वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसे तहखाने का रास्ता खुला नजर आया। वह आहिस्ता आहिस्ता तहखाने में उतरता चला गया। वह इतनी आहिस्ता के साथ उसमें उतरा कि उसकी दूसरी बीवी को इसके आने की आहट तक सुनाई ना दी। बादशाह और भी ज्यादा मोहतात उस वक्त हो गया जब उसने अपनी बीवी की कनीज को एक कुर्सी में जकड़ा हुआ पाया। बादशाह की बीवी उस पर झुकी हुई थी और दोनों का रुख उसकी जानिब नहीं था। बादशाह ने बहुत हैरानी के साथ यह मंजर देखा और जल्दी से एक बड़ी सी अलमारी की ओट में छुप गया। उसे अपनी बीवी और कनीज की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मल्लिका आलिया, आखिर मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे हलाक करने के इरादे से तहखाने में उतरी हैं? कत्ल का इरादा यह सुन सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए। इसने एहतियात से झांका तो उसे मल्लिका के हाथ में खुला हुआ खंजर नजर आया। मल्लिका ने कहा, तेरा कत्ल किया जाना इसलिए जरूरी है कि तू मेरी राजदार है। अगर तू बादशाह के हाथ लग गई तो महल में एक तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कनीज कहने लगी कि मैं ही आपकी वफादारी में 2-3 बार शहजादे को जहर देने के लिए राजी हुई थी। मैंने ही यह राज खोला था। जो घोड़े का बच्चा शहजादे ने खरीदा था वह कोई परिजात था और शहजादे से इंसानों की तरह बातें किया करता था। मैंने ही जहर देने की नाकामी के बाद घोड़े को सीधा करने की तरकीब आपको बताई थी और यह भी बताया था कि शहजादा अपने बाप को कोई अजियत नहीं पहुंचाना चाहता और वह जानता है कि वह आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपसे मोहब्बत करने की वजह से शहजादा जानता था कि बादशाह उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए जब शहजादे से कहा जाएगा कि वह घोड़े के बच्चे को उसके लिए ज़िबह कर रहे हैं ताकि आपकी जान बचाई जा सके, तो वह इस पर राजी हो जाएगा, इसीलिए कि उसे अपने बाप की हर खुशी कबूल थी। अब मुझे क्या मालूम था कि वह परिजात घोड़ी का बच्चा उसे कहां ले गया। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन आपका कोई राज नहीं खोलूंगी। बादशाह कनीज और अपनी दूसरी बीवी के दरमियान होने वाली एक बात पर हैरान होता रहा। सारी कहानी उसकी समझ में आने लगी। इसके वह गुमान में भी नहीं था कि इसका महल साजिशों का गढ़ है। इससे पहले कि उसकी दूसरी बीवी कनीज का गला काटती, वह तेजी के साथ अलमारी की ओट से निकला और मल्लिका का लहराता हुआ हाथ पकड़कर एक जोरदार झटका दिया, जिससे खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मल्लिका ने मुड़कर जब यह देखा कि वह बादशाह सलामत है तो वह मारे दहशत के बेहोश हो गई। बादशाह को सारी साजिश का इल्म हो चुका था। मल्लिका को एक अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया और कनीज को तहखाने से निकालकर पहले तो उससे सारे राज उगलवा लिए, फिर उसको भी एक अलग काल कोठरी में बंद कर दिया। दोनों का जुर्म एक जैसा था, इसलिए मुनासिब वक्त पर इन दोनों की सजा का ऐलान किया जाना था। उधर बादशाह को अब अपने बेटे की तलाश की फिक्र हुई। इसने मुल्क के अंदर और आसपास के दीगर मुल्कों में अपने हर कार दौड़ाया और इत्तला देने वालों के लिए भारी इनाम का ऐलान किया। काफी अरसे बाद एक बहुत बड़े पड़ोसी मुल्क से आने वाले किसी ताजिर ने बादशाह से मिलने की इजाजत तलब की। बादशाह ने उससे तन्हाई में मुलाकात की। उसने बताया कि जब वह अपने मुल्क में था तो उसने एक अजीबोगरीब शादी देखी। शादी बादशाह की बेटियों की थी। उस मुल्क के रिवाज के मुताबिक
सारे शहर के जवानों को शहजादियों के करीब से गुजरना होता था, और जो शहजादी जिसका हाथ थाम लेती या इशारा कर देती उसकी शादी उसी से कर दी जाती थी। सबसे छोटी शहजादी ने हमेशा एक ऐसे नौजवान को मुंतखब किया जो एक कारीगर के घर मुलाजिम था और उसी के साथ रहा करता था। कारीगर शाही कारीगर था। इस लौंडे की जिम्मेदारी यह थी कि वह शाही महल में काली किए हुए बर्तन ले भी जाए और जिनको कलाई करना हो वह ले भी आए। नादान सा होने की वजह से कारीगर के लौंडे को शाही महल के अंदर तक जाने की इजाजत थी। शायद वह खूबसूरत भी हो, लेकिन अपना भेष बदलने के लिए हर वक्त अपने मुंह पर कालिक मल कर रखता था। शहजादी ने 2 बार उसी का हाथ पकड़ा, लेकिन बादशाह ने खिलाफ आवाज दोनों मर्तबा उसे शहजादी की भूल करार देकर अगले दिन फिर से सबको जमा होने के लिए कहा। लेकिन तीसरी मर्तबा भी शहजादी ने ना जाने क्यों उस कारीगर के लौंडे को ही पसंद किया। शाही महल में आने जाने की वजह से मुमकिन है कि शहजादी उसे पसंद करने लगी हो, लेकिन ऐसा किसी ने कभी महसूस नहीं किया। मेरा ख्याल यह है कि शायद वह आप ही का बेटा हो और भेष बदलकर वहां रहता हो और शहजादी इसकी हकीकत से आगाह हो गई हो। बादशाह और उसके शाही खानदान को अपनी बेटी की यह बात सख्त नापसंद हुई। हकीकत क्या है यह तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन शादी की अगली सुबह ही बादशाह ने दोनों को एक ऐसे जंगल में फेंक दिया जो खतरनाक दरिंदों और खुफिया आवाज का है। इसके बाद क्या हुआ किसी को कोई इल्म नहीं। मैं तो आपके मुल्क में तिजारत की गरज से आया हूं। मुझे इस बात का कोई इल्म ही नहीं था कि आपका शहजादा कहीं गायब है। अगर इस बात का इल्म होता तो मैं अपने शक का इजहार आपसे जरूर करता। बादशाह ने ताजिर की सारी कहानी गौर से सुनी और इस ताजिर से कहा, मैं आपको अपनी हिफाजत में लेता हूं, और जब तक मैं अपने बेटे को नहीं पालूंगी या मुझे यह मालूम नहीं हो जाएगा कि मेरा बेटा जिंदा है या वह मर चुका है, उस वक्त तक आप मेरे खास मेहमान रहेंगे। अब आपका ये काम देखा जाना शायद आपकी जान खतरे में डाल दे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े राज से वाकिफ, आप हमारे बहुत बड़े नाम के उस्ताद भी हैं, इसलिए हमारे लिए आपकी हिफाजत फर्ज हो चुकी है। ताजिर को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था, इसलिए उसने बादशाह का मेहमान बनकर रहना अपने लिए एक एहसान सा समझा और अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। अगले ही दिन बादशाह ने कई मौतब जासूसों को हकीकत हाल जानने पर मजबूर किया कि वह यह मालूम करके बताएं कि कारीगर का लौंडा हकीकत में क्या था और अब वह किस हाल में है। कई दिनों के बाद उसके जासूसों ने इत्तला दी कि कारीगर का लौंडा जिस मुल्क में कारीगर के पास काम करता था उस मुल्क का रिहायशी नहीं था। कारीगर ने भी यही बताया कि उसको यह नहीं मालूम कि वह आखिर कहां रहता था। वह एक मेहनती और बहुत ज़हीन लड़का था। वह महल के अंदर आता जाता था और बादशाह की सबसे छोटी बेटी उसे पसंद करने लगी थी और वह चाहती थी कि वह मुंह पर कालिक मलकर आने के बजाय नहा धोकर आए और बहुत अच्छा लिबास में आया करे। इसीलिए वह उसे सोने की 2 अशरफियां भी देती थी ताकि उसे अच्छा लिबास खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वह हमेशा इसी हुलिये में महल में आता जाता था। रिवाज के मुताबिक शहजादी ने उसे तीसरी बार भी पसंद किया तो बादशाह ने इसके साथ अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन उसे जंगल में फेंक दिया। इसके बाद क्या हुआ यह उसे भी खबर नहीं। बादशाह को जब यह सारी मालूमात मिल गई तो उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वह हमले के लिए तैयार हो जाए। उधर जिस मुल्क में शहजादा रह रहा था उसको और शहजादी को भी एक बड़े हमले की इत्तला मिल चुकी थी। शहजादी को क्या मालूम था कि हमलावर फौज खुद उसके शौहर के मुल्क के बादशाह की है। वह बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि वह जानती थी कि हमलावर फौज और उस मुल्क का बादशाह बहुत ही ताकतवर है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके वालिद का तख्तो ताज छिन जाए। अपनी परेशानी का इजहार शहजादी ने अलीगढ़ के लौंडे से किया। शहजादे ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मर्तबा कोई सबील निकाली है, अब भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। शहजादी बोली कि बादशाह से मिलकर अपनी शिरकत का यकीन तो दिलाया जा सकता है। यह सुनकर शहजादे ने कहा, वह मायूस ना हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शहजादे को मालूम था कि जो मुल्क हमलावर होने वाला है वह खुद उस मुल्क के बादशाह का बेटा है। उसने सोचा कि बादशाह को अपने महल में होने वाली साजिशों का यकीनन इल्म हो गया होगा। उसे किसी न किसी तौर पर यह पता चल गया होगा कि मैं यानी कारीगर का लौंडा कौन है और कहां है। शायद अब यही वक्त है जब मुझे अपनी हकीकत बादशाह के सामने खोल देनी चाहिए। इसी आलम में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। उसे नींद की हालत में मां ने हुक्म दिया कि जब तुम्हारा बाप लड़ने के लिए पाबंदी कर रहा हो तो तुम उसके कदम बोसी करना, सारी हकीकत बयान मत करना।
और यहाँ के बादशाह की मेहरबानियां ही गिनना, ताकि बड़े पैमाने पर खुरेजी से दोनों बच जाएं। बाकी बातें तुम पर छोड़ी जाती हैं, ताकि मौके की मुनासिब से जो फैसला हो वह कर सको। अगली सुबह जब शहजादा और शहजादी की आंख खुली तो हर जानिब एक हाहाकार मची हुई थी। इत्तला मिली कि फौजों की आमने सामने सब बंदी हो चुकी है और किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है। शहजादे ने जल्दी से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले जाकर उसे कहा कि आज वक्त आ गया है कि मैं अपनी हकीकत तुम पर खोल दूं। बस तुम मुझसे कोई सवाल ना करना और जो भी मैं कहता जाऊं और करता जाऊं तुम उस पर अमल करती रहना। यह कहकर उसने परिजात घोड़े का बाल घर के एक पत्थर पर रगड़ा। जही परिजात घोड़ा हाजिर हुआ तो उसने हुक्म दिया कि मर्दाना और जनाना शाही लिबास का इंतजाम किया जाए और एक ताकतवर और तेज रफ्तार उड़ने वाला घोड़ा भी मुहैया किया जाए और बाल से बारीक तेज धार वाली तलवार भी दी जाए। ये सारी चीजें पलक झपकने से पहले हाजिर कर दी गई। शहजादी हैरत की तस्वीर बने। यह सब देखती रही। तैयारी के फौरन बाद शहजादा अपने घोड़े पर बैठा। अपने पीछे शहजादी को बिठाकर जूं ही घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा पलक झपकते ही वहां से जंगल के ऊपर परवाज करने लगा। उधर हमला हो चुका था और जिस मुल्क की शहजादी थी उस मुल्क के बादशाह की फौजों के कदम मैदान से उड़ चुके थे। शहजादे ने देखा कि तीनों बहनों के शौहर मैदान छोड़कर अपने अपने फौजी दस्तों के साथ राह फरार इख्तियार कर चुके हैं और खुद इसका बाप और इसके वफादार फौजी मुखालिफ फौजों के नरक में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक दोनों फौजों और दोनों बादशाहों की निगाहें आसमान पर एक अजीबोगरीब मंजर देख रही थीं। उड़न घोड़े पर सवार कोई बहुत खूबसूरत शहजादा और एक शहजादी मैदान जंग के चक्कर लगा रहे थे। यह देखकर दोनों जानिब की फौज लड़ना भूलकर इस मंजर को देखने में मसरूफ हो गए। जिस मुल्क की शहजादी थी इसने तो मंजर पहले भी देखा था, लेकिन घोड़े पर सिर्फ शहजादा ही दिखाई दिया था जिसको वह पहचान नहीं सके थे। इसी की वजह से उसके मुल्क को फतह नसीब हुई थी, वरना तो उस वक्त भी उन्हें शिकस्त तकरीबन हो चुकी थी। वह समझ गया कि आज भी अल्लाह ने कोई मदद इसके लिए भेजी है। अचानक उसने देखा कि वह उड़ने वाला घोड़ा ऐलान करता फिर रहा है कि जंग बंदी की जाए, वरना अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। ऐलान सुनते ही जंग रोक दी गई। दोनों तरफ के लश्कर अपनी अपनी सफों में वापस चली गई। जूं ही जंग बंद हुई तो देखने वालों ने एक और भी मंजर देखा कि वह उड़न घोड़ा उड़ते उड़ते हमलावर बादशाह के करीब जाकर उतर गया। घोड़े पर बैठा हुआ शहजादा जल्दी से उतरा और बादशाह के कदमों में जा गिरा। इससे पहले कि बादशाह सूरत हाल को समझ पाता, इसने बादशाह के बाकायदा कदम चूमना शुरू कर दिए और बादशाह से कहा, यह इसकी बीवी और जिस मुल्क पर आपने हमला किया यह उस मुल्क के बादशाह की बेटी है। दोनों बादशाह और इसकी फौज करीब आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को पहचान लिया और परेशान हो गया कि अब क्या होगा। शहजादे ने आगे बढ़कर इसकी भी कदम बोसी की और कहा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और अपनी हकीकत आपको नहीं बता सकता था। जंग खत्म हो गई। फौजियों ने वापसी का इरादा किया तो शहजादे ने शहजादी का हाथ पकड़कर साथ ले जाना चाहा। शहजादे के बाप ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, इस मुल्क की शहजादी को वह साथ नहीं ले जा सकता। शहजादा बहुत परेशान हो गया। शहजादी की आंखों में भी आंसू भर आए। अब यह सब हैरान और परेशान खड़े थे कि शहजादे के बाप ने ऐलान किया शादियां और रुखसती यहां, और वह भी बादशाहों के बेटों और बेटियों की ऐसे नहीं हुआ करती। हम अगले हफ्ते बड़ी शान और शौकत के साथ बारात लेकर आएंगे। और फिर शहजादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी प्यारी सी बेटी को बड़े शाहाना अंदाज में धूमधाम के साथ रुखसत करके ले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही दोनों जानिब की फौजों ने खुशी का नारा लगाया। यह एक ऐसा मंजर था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। दोनों मुल्कों में एक हफ्ते तक शादी के शामियाने बजाते रहे। रुखसती के वक्त शहजादी के वालिद ने कहा, यह कितना खुशी का मौका है। 2 सल्तनत औलाद हैं। मेरे बाद तो मेरा बेटा सल्तनत का वारिस हो जाएगा, लेकिन आपके बाद आपका मुल्क का शिकार ना हो जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों ही अपनी जिंदगी में दोनों मुल्कों को जमा करके अपने सामने शहजादे को दोनों मुल्कों का बादशाह बना दें। बादशाह की तजवीज सुनकर ऐसा लगा कि उस मुल्क का बादशाह शायद ऐसा ही सोच रहा था। बस फिर क्या था, उसी वक्त ऐलान हुआ और शहजादे की ताजपोशी भी उसी वक्त कर दिया गया। जमीन और आसमान ने एक कहानी का अंजाम इतना हसीन बना दिया कि पूरी तारीखें इंसानी हैरान रह गई। दोनों मुल्क एक बनकर दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें अपना शहर और गांव का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि
हमें भी तो मालूम पड़े कि आप कहां से हमारी वीडियोस को देखते हैं। इसी तरह के और भी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।